अब परिवर्ती प्रतिरोध के बाद है एमीटर और वोल्टमीटर। ये विद्यार्थियों जो एमीटर है ये सर्किट डायग्राम में सीरीज में लगता है। सीरीज में का मतलब ये है कि करंट जहां से पास हो रही है, जिन प्रतिरोधों से करंट पास हो रही है उसी के साथ सीरीज में लगेगा, जिससे कि इस एमीटर से होकर के पूरी की पूरी धारा प्रवाहित हो सके। और सर्किट के जिस पार्ट में सीरीज में एमीटर लगा होगा उस पार्ट में जो भी करंट है वही एमीटर की रीडिंग होगी। एमीटर को लगाते समय उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो सेल के पॉजिटिव की ओर होना चाहिए और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो सेल के नेगेटिव टर्मिनल की ओर होना चाहिए। तो ये एमीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं जो कि करंट की वैल्यू को रीड करता है। इसके बाद वोल्टमीटर, जो वोल्टमीटर है ये हमेशा पैरेलल में लगता है। हमें जिस प्रतिरोध में विभवांतर निकालना होता है उस प्रतिरोध के समांतर में हम वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये कोई प्रतिरोध है, सपोज ये XY कोई प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध में विभवांतर नापना है, पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, तो ये वोल्टमीटर लगाया गया। वोल्टमीटर का एक सिरा जो पॉजिटिव है वो यहाँ लगाया गया, दूसरा सिरा जो निगेटिव है वो यहाँ लगाया गया। यहाँ भी पोलरिटी का हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। आप देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वोल्टमीटर का वो सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट है और जो निगेटिव टर्मिनल है वो सेल के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, यहाँ या यहाँ या यहाँ या फिर इस जगह पर। तो इस तरह से वोल्टमीटर को हम समांतर संयोजन में लगाते हैं। जिस प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकालना होता है उस प्रतिरोध से समांतर संयोजन में वोल्टमीटर जोड़ते हैं। वोल्टमीटर विभवांतर बताएगा। ऐसे ही जो एमीटर है वो प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, जिससे कि हमें एमीटर में जो प्रतिरोध में धारा प्रवाहित हो रही है वही धारा एमीटर में उसकी रीडिंग होगी। तो इस तरह, इसके अलावा एक और नॉर्मली हम लोग प्रतीक इस्तेमाल करते हैं वो है बल्ब का। तो बल्ब के लिए विद्यार्थियों सर्किट में, जैसे ये कोई सर्किट है और इस सर्किट में हम इस तरीके से बल्ब को दर्शा सकते हैं। ये आपकी सेल हो गई और ये कुंजी या प्लग हो गया और ये बल्ब हो गया। तो जैसे यहाँ पे ये प्लग ऑन करेंगे वैसे यहाँ से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और ये बल्ब जल उठेगा। तो मुख्य रूप से परिवर्ती प्रतिरोध, प्रतिरोध तार, सेलों का संयोग मींस बैटरी, और ये स्विच इस रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और इस रूप में प्रेस करने वाला भी। जैसे आपने देखा अभी कि हम इसको प्रेस कर देंगे तो सर्किट ऑन हो जाएगा। तो ये प्रतीक भी है। और स्विच को ऐसे, अगर बीच में डॉट लगा इसका मतलब कुंजी लगी हुई है और स्विच ऑन है, और अगर ये डॉट हटा दिया जाएगा, केवल ये ब्रैकेट होंगे, तो इसका मतलब स्विच ऑन नहीं है, सर्किट ब्रेक है, सर्किट कटा हुआ है, धारा का प्रवाह नहीं होगा। और अगर डॉट लगा दिया इसका मतलब सर्किट क्लोज हो गया और धारा का प्रवाह होगा। एमीटर या धारा नापने के लिए हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं, इसका प्रतीक ये है, और विभवांतर नापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं जिसका प्रतीक ये है। तो मुख्य रूप से ये प्रतीक इस्तेमाल में आते हैं सर्किट डायग्राम में। ओके, हाँ विद्यार्थियों, देखिए अभी आपने समझा कि सर्किट में
जो सिंबल्स यूज़ होते हैं सर्किट में, ये सर्किट है, इसमें जो सिंबल यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं, क्या नाम है उनका, कैसे दिखते हैं वो। अब इसके बाद है कंडक्शन इन मेटल्स। विद्यार्थियों, आपको बताया गया है कि जब किसी वायर से सेल को कनेक्ट किया जाता है तो वायर में करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। हम लोग जैसे ही किसी सेल से वायर को कनेक्ट करते हैं तो जो सर्किट में एमीटर कनेक्टेड है उसकी रीडिंग 0 से बढ़ के कुछ हो जाती है। इट मीन्स देयर इज करंट, विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ हो चुका है। तो अब इस विद्युत धारा के प्रवाह के लिए बेसिकली कौन से पार्टिकल जिम्मेदार हैं उसको समझना है। देखिए विद्यार्थियों, कोई भी मेटल जो होती है, वायर मेटल से मिलके बने होते हैं और मेटल बहुत टाइप की होती हैं। मेटल्स में एटम होते हैं और एटम्स, ईच एंड एवरी एटम्स इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से मिलके बना है। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूक्लियस में हैं और इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, मतलब अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ वेरियस ऑर्बिट में, विभिन्न ऑर्बिट में वो चक्कर लगा रहे हैं। कोई ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास में है, कोई ऑर्बिट न्यूक्लियस के दूर है। तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट किए रहता है और इसी अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधे होते हैं और न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। नॉर्मली वो अपने एटम के न्यूक्लियस को छोड़ करके नहीं जाते हैं, लेकिन जब थोड़ी भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है तो जो न्यूक्लियस से दूर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चूंकि न्यूक्लियस से दूर हैं तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शनल फोर्स है वो, जाहिर सी बात है, दूरी ज़्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन कम होगा। एक कूलॉम्स लॉ का रूल भी है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। मतलब F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका फार्मूला ऐसे कह सकते हैं कि जैसे ये है न्यूक्लियस और ये है इलेक्ट्रॉन और ये डिस्टेंस है r। तो न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच है वो 1/r², ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले से क्लियर है कि डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की, उतना ही कम अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस लगा पाएगा। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट या न्यूक्लियस से दूर के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर न्यूक्लियस उतना अट्रैक्शन फोर्स लगा नहीं पाता है। तो वो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस को छोड़ करके, जरा सी भी एनर्जी मिलने पर वो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस को छोड़ करके पूरे मेटालिक ऑब्जेक्ट में, पूरी मेटालिक वायर में इधर उधर रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। वो न्यूक्लियस से अपने बाउंड होकर के नहीं रह पाते, वे ऐसे ही मूव करते हैं जैसे अपने एटमॉस्फेयर में, रूम में गैसियस मॉलिक्यूल हैं, गैस के कण इधर उधर रैंडम मोशन कर रहे हैं, वैसे ही जैसे बिल्कुल मेटल के अंदर खाली जगह हो, ऐसे ही वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अपने न्यूक्लियस को छोड़ दिए थे वो इधर उधर मूव कर रहे हैं। और
उनकी जो स्पीड है वो बहुत हाई है, इधर उधर मूव कर रहे हैं वो। जब ऐसे मेटालिक ऑब्जेक्ट को हम किसी सेल से कनेक्ट करा देते हैं, ऐसे मेटालिक वायर को सेल से कनेक्ट करा देते हैं, तो फिर सेल अपनी एनर्जी कंज्यूम करके, सेल अपनी केमिकल एनर्जी कंज्यूम करके उस परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ हमने बताया कि मेटल जो है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं बहुत सारे, और वो रैंडम मोशन किया करते हैं। दूसरा बाउंड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो हेडिंग है कंडक्शन इन मेटल में, एक तो बाउंड इलेक्ट्रॉन, दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन वो हैं जो रैंडमली मूव कर रहे हैं, इधर उधर मूव कर रहे हैं, वैसे ही मूव कर रहे हैं जैसे गैस के मॉलिक्यूल हवा में घूम रहे हैं, धूल के कण इधर उधर हवा में घूम रहे हैं, वैसे ही मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। दूसरे बाउंड इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन वो हैं जिन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है। जो इलेक्ट्रॉन एटम में, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब हैं, उन पर दूरी कम होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस का उन इलेक्ट्रॉनों पे लग रहा है वो ज़्यादा होगा, तो वो अपने एटम से बाउंड होंगे, वो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। जो फ्री वाले इलेक्ट्रॉन से, फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, वो कंडक्शन के लिए, धारा के प्रवाह के लिए, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए वो इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। तो विद्यार्थियों, जो पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में प्रवाह के लिए, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए मौजूद होते हैं, या इलेक्ट्रॉन ना होकर के कोई दूसरे पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल विद्युत धारा के प्रवाह के लिए मौजूद होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम लोग विद्युत धारा के चालक कहते हैं। जैसे आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को ही ले लीजिए, विद्युत अपघट्य को ले लीजिए, उसमें भी विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। वहाँ पे आयन होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक आयन, वो विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखते हैं। ऐसे ही धातुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर बाउंड इलेक्ट्रॉन हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, और कंडक्टर्स क्या हैं, विद्युत के चालक क्या हैं, जिनमें चार्ज कैरियर मौजूद हैं, आवेश वाहक मौजूद हैं, वो पदार्थ विद्युत धारा के सुचालक होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। और जिनमें बहुत कम संख्या में विद्युत के कैरियर, चार्ज कैरियर मौजूद हैं, वो अच्छे चालक नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये आपका कंडक्शन इन मेटल, ये टॉपिक आपका फिनिश होता है।